नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं बाइडेन की चेतावनी। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमला बुधवार को 7वें दिन भी जारी है। खार्किव समेत कई प्रमुख शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। यहां पर 24 घंटे में हुए हमलों में कम से कम 21 लोग मारे गए हैं और 112 लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत का दूसरा दौर यानी आज बुधवार को पोलैंड में होगा। हालांकि इसका वक्त नहीं बताया गया है। बातचीत से पहले जेलेंस्की ने कहा कि जब तक यूक्रेन के शहरों पर रूसी हमला जारी रहेगा तब तक शांति की कोई गुजारिश नहीं रहेगी। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस कांग्रेस को संबोधित किया। संबोधन में बाइडेन ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की और पुतिन को ढुलमुल चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि तानाशाहों को हमेशा से कीमत चुकानी पड़ती है। वहीं अगले ही पल बाइडेन ने साफ कर दिया कि अमेरिकी सेना यूक्रेन की जंग में शामिल नहीं होगी। जो बाइडेन ने यूक्रेन पर रूस के हमले को विश्व शांति के लिए खतरा बताया। यूक्रेन और रूस ने बिना किसी उकसावे के यूक्रेन पर हमला किया है। अमेरिका यूक्रेन के साथ है और पुतिन ने इसे गलत कदम उठाया है। बाइडेन ने कहा कि पुतिन को लगा था कि पश्चिमी देश और नाटो कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। वो यूरोप को बांटना चाहते थे, लेकिन हम एक साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। यूक्रेन ने रूस के झूठ का मुकाबला सच्चाई के साथ किया है। हमें रूस के नागरिकों पर गर्व है। अमेरिका की सेना रूस के साथ भिड़ेगी नहीं, लेकिन रूस के मनमानी नहीं करने दी जाएगी। जो बाइडेन के संबोधन की कुछ बड़ी बातें भी थी, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें रूस की आर्थिक व्यवस्था तबाह है। हम रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। यूक्रेन को $100 करोड़ की मदद दी जाएगी। रूस ने दुनिया की नींव हिलाने की कोशिश की है। रूस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये जंग लोकतंत्र बनाम तानाशाही की है। तानाशाहों को हमेशा से कीमत चुकानी पड़ी है और अब तानाशाहों को उसके लिए एक सजा देनी बेहद जरूरी है। रूसी विमानों के लिए अमेरिका का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। हम नाटो की एक एक इंच की जमीन की रक्षा करेंगे। तो जो बाइडेन की पुतिन को क्या चेतावनी है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ दो मेहमान यहां पर जुड़ गए हैं, जिसमें हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी हैं और सुरक्षाविद हमारे साथ राजेश भारती जी हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। राजेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अमेरिका को लेकर काफी सारी बातें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं कि अमेरिका ने पहले उकसाया और उसके बाद अब पीछे हट गया है। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की जा रही है जिसमें वो रूस को गलत साबित कह रहा है और यूक्रेन को कहीं ना कहीं सही बता रहा है और यूक्रेन को कहीं ना कहीं समर्थन भी दे रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र किस तरीके से देखें इसे? देखिए अंशुल जी, जो राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट है उसकी धारा अलग तरीके से चलती है और मानवता की धारा अलग तरीके से चलती है। मानवता के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी देश को, किसी भी समाज को, किसी भी संस्कृति को दूसरे संस्कृति, समाज, देश पर अधिकार करने, उस पर आक्रमण करने का जो है समर्थन नहीं करता। तो लेकिन जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, राष्ट्र राज्य, उसमें राज्य अपनी सत्ता की मजबूती के लिए, अपनी सत्ता के विस्तार के लिए, अपनी सत्ता की सुरक्षा के लिए जो है अलग तरीके से काम करते हैं। तो मानवता और राष्ट्र राज्य के कॉन्सेप्ट को हम एक नहीं कर सकते। अमेरिका ने यूक्रेन को राष्ट्र राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उकसाया। क्या यूक्रेन की सरकार, यूक्रेन के लोग नहीं जानते? ये बात ठीक है कि यूक्रेन 1922 में जो है यूएसएसआर का हिस्सा बना और फिर वो अलग हो गया। अब वो जब नाटो ज्वाइन कर रहा है तो एक सवाल ये सीधा सा है कि यूक्रेन का नाटो क्यों ज्वाइन करना, या लाटविया या लुथानिया ने नाटो क्यों ज्वाइन किया, या नाटो का इतना एक्सपेंशन क्यों हुआ? रूस की सरजमी पे या उसके दरवाजे पे नाटो की सेना की उपस्थिति या नाटो की सुरक्षा तंत्र की उपस्थिति का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि सीधा सा अर्थ है कि इस सारे चीजों के पीछे अमेरिका और उसके समर्थक देशों का उद्देश्य था रूस की घेराबंदी। इसमें ठीक है कि मानवता के पॉइंट ऑफ व्यू से रूस गलत है, लेकिन यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन करना की क्यों सोची? आर्थिक तरक्की के लिए तो नाटो नहीं, नाटो तो एक सुरक्षा तंत्र या एक सुरक्षा कवच है। तो निश्चित रूप से यूक्रेन ने आज वो भावुक पोस्ट वहां के राष्ट्रपति की तरफ से आ रहा है, वहां के मानवता की बहुत सारी त्रासदी की खबरें आ रही है। तो मानवता एक अलग है। मानवता के हिसाब से तो देश
में किसी भी देश में सरकारी निर्णय होना चाहिए, क्योंकि धर्म और राज्य ये दो मानवता के शोषक हैं। तो हमें राज्य व्यवस्था को खत्म कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि आज समाज राज्य व्यवस्था के बिना चल नहीं सकता है। हर समाज को संचालित करने के लिए हम कह सकते हैं कि समाज को कंट्रोल करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए एक व्यवस्था चाहिए, जिसको हम नेशन स्टेट सिस्टम कहते हैं। वैसे नेशन अलग चीज है और स्टेट अलग चीज है। अब नेशनलिज्म की भी बात करेंगे तो उसके दृष्टिकोण से एक अलग बात निकल के आ जाएगा, और स्टेटहुड की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अलग तरीके से देखना होता है उसको। तो मैं रसिया ने जो किया है, मैं इस कदम का समर्थक नहीं हूं, लेकिन एक विचारक के रूप में और आपके चैनल पे जो लोग इस वार्ता को सुनना चाहते हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि इसमें उकसाया यूक्रेन ने है। और जब भी जो है दो शक्तियों के बीच में, जिसमें 1 और 10 के बीच का फासला हो, और उसमें जो कमजोर शक्ति है वो अपने से मजबूत शक्ति को बार बार उकसा रही है, तो ये करना ही था। और पुतिन निश्चित रूप से जो कर रहे हैं, और पुतिन ने पहले भी साइप्रस पे कब्जा करके, या पुतिन ने जो है जॉर्जिया में जो किया है, या अपने रूस के चेचन्या रीजन में जो किया है, तो वो एक तानाशाही प्रवृत्ति का परिचय पहले दे चुके हैं। और पुतिन लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करते हैं, ये बात दुनिया को पता है। तो ये यूक्रेन के सत्ता तंत्र को भी पता होना चाहिए था। और फिर वैसे में पुतिन को उकसाने की कीमत तो चुकानी ही थी, वो कीमत है ये। बिल्कुल। अमरदीप त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरदीप सर, आप से भी जानना चाहेंगे कि ये जो लगातार युद्ध चल रही है, जो जंग यहाँ पर चल रही है, काफी नुकसान वहां पर देखने को मिल रहा है, आक्रामकता भी देखने को मिल रही है, लेकिन इस जंग के बाद पुतिन आज इतने अलग थलग पड़ चुके हैं कि जितने पहले नहीं थे। आज 27 देश यूक्रेन के साथ है, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो ये कैसे हुआ? क्या रूस को इससे भी झटका लगा है? नहीं अंशुल, ये तो होना ही था, बिकॉज जिस तरह अमेरिका ने जो नाटो का जो गठजोड़ बनाया है और जिस तरह की फिलॉसफी को वो प्रोपोगेट कर रहे हैं, उसमें पुतिन को अलग थलग होना ही था। लेकिन पुतिन जो है उस चीज से बॉदर्ड नहीं है। ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस कि उसको अलग थलग कर दिया, ही इज ऑल अलोन। वो अपने आप में अकेले लड़ने में काबिल है और वो उसको अंजाम दे रहे हैं। जो ऐसे अभी राजेश भारती जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ, क्योंकि ये दो राष्ट्र जो है और ये राष्ट्रवाद जो है, उसके चक्कर में ये मानवता की त्रासदी जो देखने को मिल रही है, मानवता जिसमें पिस रही है। देखिए, यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो इसी प्रकार की त्रासदी आपको रशिया में देखने को मिल सकती थी, जिस तरह की त्रासदी आज यूक्रेन झेल रहा है। इसमें 101% अमेरिका और उसके जो नाटो फिलॉसफी है उसकी गलती है। जिस तरह से वो एक्सपेंशन कर रहा है, कोई भी देश, कोई भी, मैं मतलब इंडिविजुअली ये भी यदि देखें तो कोई भी एक घर पड़ोसी यदि उसमें गुंडे बिठा के वहां पे आक्रामकता दिखाए तो कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरह ही एक राष्ट्र जो अपने आप में मजबूत है और किसी तरह की मतलब कमजोरी नहीं है उसको, वो किस तरह ये देख सकता है कि उसका जो जहां पे उसका इन्फ्लुएंस होता था, जहां उसके फेवर की गवर्नमेंट हुआ करती थी, आज वहां पर जो उसके दुश्मन देश, जिस तरह अमेरिका और रशिया का जो आपस में जो एक तरह से तनाव है, कूटनीतिक विवाद उनके रहे हैं बहुत लंबे समय से, तो वो देख नहीं सकते कि नाटो फोर्सेस आके यूक्रेन में बैठे। और बार बार जो जेलेंस्की है वो बार बार कह रहे हैं कि मैं नाटो का मेंबर बनना है, उधर अमेरिका कर रहे हैं हम, और उस तरह करके यूक्रेन की जनता का जो ये जो त्रासदी हो रहा है उसके लिए ये सब जिम्मेदार है। आज की तारीख में यदि इसको रोकना चाहते हैं तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि सबसे पहले तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वहां से इस्तीफा दे और फिर उसके बाद इसकी जो है रशिया के साथ जो भी बातचीत हो, क्योंकि रशिया आज की डेट में किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा कि प्रो नाटो या प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट वहां पर हो जो कि नाटो को सपोर्ट कर रही हो या नाटो की फोर्सेस को वहां लाना चाहती हो। तो जब तक ये रुकने वाला नहीं है, और जिस तरह की ये एफर्ट्स दिखा रहे हैं उससे तो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है। क्योंकि देखिए, उन्होंने यूक्रेन को फंसा दिया है एक तरह से, पहले उकसाया, बिल्कुल, और जब रशिया जो है उसके दरवाजे पे आके खड़ा हो गया और इनफैक्ट वो अंदर घुस चुका है, अब वो कि अमेरिकन फोर्सेस जो है यूक्रेन में नहीं लड़ेंगी जाके,
अरे भाई पहले इतने वादे क्यों कर रहे थे, और आप बनाइए ना उसको नाटो का मेंबर, अब कीजिए उसको सपोर्ट, जिस तरह बाकी नाटो कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं। और जब मिलिट्री अलायंस बनाते हैं तो आज उनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? आज आप सिर्फ हथियार, तो इन्होंने उसको मेंबर बनाना नहीं था, सिर्फ उसको बलि का बकरा बनाना था, और जिसका अंजाम वहां की आम जनता भुगत रही है। ये दो जो शक्तिशाली देशों की जो कूटनीति या जो आपस में जो उनकी यू कैन से जो टसल थी, उस टसल का खामियाजा ये यहाँ की जनता भुगत रही है, बाकी और कोई नहीं भुगत रहा। आज की डेट में जेलेंस्की जो है वो सो कॉल्ड हीरो बन रहे हैं, बट मैं ये कहूंगा कि ठीक है वो आज बहादुरी से जैसा भी अपनी जनता को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं का बीज बोया हुआ है अमेरिका के साथ मिलकर, जिसके लिए ये सब त्रासदी हो रही है। बिल्कुल अमरदीप सर, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए यूक्रेनियन के साहस के साथ जिस तरीके से लड़ रहे हैं, पुतिन को युद्ध में मैदान में लाभ हो सकता है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये भी कहा गया है बाइडेन के द्वारा। तो वो इसके साथ में वो क्या कहना चाह रहे हैं? बाइडेन तो क्या करेंगे, सैंक्शन लगाएंगे और क्या लगाएंगे। उसके लिए जो है पुतिन तैयार है, रशिया तैयार है। रशिया तो कहते हैं कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, सच है लार्ज कर, लेकिन कुछ है नहीं कि वो रशिया को इतना दिक्कत आ जाएगा कि यदि यूरोपियन यूनियन ने या अमेरिका ने उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। उसके पास अपना इतनी व्यवस्था है, अपना बाजार है उसके पास, और अल्टीमेटली कितने दिनों तक इवन यूरोपियंस कैन नॉट सस्टेन विदाउट रशियन सपोर्ट। पूरी वहां से जो गैस की जो सप्लाई है, पेट्रोलियम की सप्लाई जो है, वो रशिया से उनका एक बहुत बड़ा मतलब क्रंच है, जो कि रशिया से सपोर्ट होता है। फूड ग्रेन्स की सप्लाई जो रशिया से सप्लाई वहां पे होती है। तो कहने का तात्पर्य है इवन यूरोपियंस कैन नॉट सस्टेन फॉर लॉन्गर टाइम आफ्टर पुटिंग सैंक्शन ऑन रशिया। तो कहने का तात्पर्य ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये वेट कर रहे हैं कि कब यूक्रेन का फॉल हो, और उसके महीने, 2 महीने, 6 महीने, बहुत ज्यादा करेंगे 1 साल, एक सैंक्शन लगाएंगे। अल्टीमेटली धीरे धीरे सारे सैंक्शन, क्योंकि इनकी अपनी रोटी नहीं पकने की है, ये दिक्कत हो जाएगी। बेसिकली अमेरिका एंड नाटो कंट्रीज आर विलन इन दिस कंप्लीट जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और रशिया छोड़ेगा नहीं, किसी कीमत पे नहीं छोड़ेगा। जिस तरह की देखिए रशिया ने जब अटैक किया है, बहुत ही सधेवे तरीके से एक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करते हुए उसने ऑपरेशंस किए हैं। बहुत कोशिश किया गया कोलेटरल डैमेज ना हो, सिविलियन पॉपुलेशन की कम से कम कैजुअल्टी हो। लेकिन जिस तरह अब लड़ाई लंबी खिंचती जा रही है, और जिस तरह रशियंस जो है वो एंट्री कर रहे हैं, लंबे लंबे कॉन्वॉय उनके बख्तरबंद गाड़ियों के और टैंक्स के वहां पे घूम रहे हैं, उसमें सिविलियन कैजुअल्टी होना वाजिब है। लेकिन फिर भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की वॉर ये चल रही है, उस वॉर में बहुत ज्यादा कैजुअल्टी हो सकती थी, लेकिन फिर भी कैजुअल्टी कंपैरेटिवली कम है। यदि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो आंकड़ा देखें तो उसमें सिविलियन कैजुअल्टी बहुत हुई थी। रशिया फिर भी फूक फूक के कदम रख रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली रशिया बिलीव करता है कि यूक्रेन की जो पॉपुलेशन है हमारी अपनी पॉपुलेशन है, एंड ही वांट्स doesn't want to make enemies in the population। कल को वो कब्जा करके बैठे यहाँ पे, प्रो रशियन गवर्नमेंट बैठे, और वो जनता ही एक मतलब विद्रोही हो जाए, और यहाँ पे काइंड ऑफ इंसर्जेंसी या अफगानिस्तान जैसे हालात यहाँ पैदा ना हो जाए। इसलिए वो बड़े फूक फूक के कदम रख रहे हैं, और ये बहुत जल्दी, बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। जिस तरह ये ऑपरेशन चल रहे हैं, बहुत जल्दी ही यूक्रेन पे रशिया का कब्जा होने वाला है। बिल्कुल राजेश भारती जी, सवाल मेरा भी आपसे यही है कि जिस तरीके से युद्ध लगातार चल रहा है, जंग लगातार आक्रामक होती जा रही है, जिसमें यूक्रेन मदद भी मांग रहा है, उसके बाद में एंट्री यहाँ पर जो बाइडेन कर रहे हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतनी सारी बातचीत कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्शंस लगाना अपनी जगह है, रिस्ट्रिक्शंस लगाने से रूस को शायद फर्क भी ना पड़े, तो इन सब चीजों का क्या मकसद है और क्या हल निकल के सामने आ रहा है? आज यूक्रेन में व्लादिमीर जेलेंस्की और रूस के अंदर पुतिन, आज पुतिन भी कदम पीछे नहीं कर सकते हैं। यदि यूक्रेन का अभियान आज रूस की सेना विड्रॉ कर ले तो पुतिन रूस की सत्ता से बाहर हो जाएंगे। जेलेंस्की अब वहां के राष्ट्रपति के रूप में एक मजबूत इमेज बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और दुनिया से मदद मांगकर, ऐसा है कि दोनों देश मानवता की चिंता नहीं कर रहे हैं,
रूस को भी मानवता की चिंता नहीं, क्योंकि रूस तो आक्रमणकारी है। और यूक्रेन की सरकार भी मानवता की चिंता नहीं कर रही है। मानवता की चिंता करती तो यूरोपियन स्टेट या अमेरिका या अन्य देशों से मदद का मतलब है कि मदद के नाम पे कोई भी देश रूस के विरुद्ध सेना तो भेज नहीं रहा, तो वो साजो सामान देंगे। तो मिलिट्री सामान देने का मतलब है कि यूक्रेन लड़ाई को लंबी खींचना चाहता है, और अंततः जितनी लड़ाई लंबी खींचेगी, युद्ध जितना लंबा खींचेगा, दोनों के बीच संघर्ष जितना आगे बढ़ेगा, अंततः उसकी कीमत यूक्रेन की जनता को चुकानी, क्योंकि ये जो संघर्ष है ये यूक्रेन की सरजमी पे हो रहा है। तो यूक्रेन में जेलेंस्की अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगने के बजाय रूस के ऊपर दबाव बना के इस अभियान को, रूस के अभियान को रोकने के ऊपर अगर बात करते तो शायद असर होता। दूसरी बात की अभी कर्नल चंद्र ने कहा कि जेलेंस्की को इस्तीफा देना चाहिए। ये देखिए, ये समय युद्ध के इस समय में सत्ता के शिखर पे बैठे व्यक्ति का इस्तीफा देना तो देश के मोरल्स के लिए और भी खतरनाक हो जाएगा। इसलिए इस्तीफा का तो जेलेंस्की के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सवाल नहीं उठता और देना भी नहीं चाहिए उन्हें। लेकिन बातचीत के प्लेटफॉर्म पे, बातचीत के टेबल पे रूस को लाएं और लाके जो है, और रूस को एक बात से मनाया जा सकता है कि यूक्रेन ये आश्वासन दे दे कि वो नाटो की सदस्यता ज्वाइन नहीं करेगा। सारा समस्या नाटो और यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ने से। यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ने के प्रस्ताव पे जिस तरह अभी साइन किया गया है यूक्रेन के द्वारा, तो वह भी रूस को और जो है उसे और ज्यादा प्रोवोकेट करना है, उसे और भड़काना है। इनसे बचना चाहिए और यूक्रेन को अपनी जनता को बचाना चाहिए। वहां के राष्ट्रपति को सेवियर की भूमिका निभानी चाहिए। देश में शांति, पीस कैसे आए, इसके लिए काम करना चाहिए। और रूस के साथ यूक्रेन किसी सैनिक संघर्ष में, किसी अंतर्राष्ट्रीय मदद से टिक जाएगा, ये संभव नहीं है। बस यह है कि अभियान लंबा खिंचता जाएगा, और जितना लंबा खिंचता जाएगा यूक्रेन आर्थिक कीमत भी और मानवता के रूप में भी दोनों तरह से इसकी वो कीमत चुकाएगा जिसको रिपेयर करना सालों संभव नहीं रहेगा। इसलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस विषय पर राजनीति न करे, यूक्रेन की जनता के प्रति मानवता और सहानुभूति दिखाए और ये युद्ध रुके, इस दिशा में काम होना चाहिए। बिल्कुल। अमरदीप सर, बाइडेन ने जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की, यूक्रेन का कहीं ना कहीं बातों में समर्थन भी किया, लेकिन वो रूस के साथ में भी नहीं है। पहले उकसाया गया युद्ध के लिए, लेकिन अब साथ भी नहीं दे रहा है। तो आखिर अमेरिका की रणनीति क्या रही? देखिए, अमेरिका तो जस्ट प्लेइंग गेम। उन्होंने यूक्रेन को ना मेंबर बनाना था ना कुछ करना था। सिर्फ उन्होंने ये उकसाकर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि जिसमें जो यूक्रेन की जनता जो है वो पिस रही है। यहाँ पे मैं जो अभी कह रहा था, भारती जी ने भी उसको कोट किया कि जेलेंस्की को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। ये सिर्फ युद्ध रोकने की कंडीशन है। अब भारती जी कह रहे थे कि रशिया को टेबल पे लाना चाहिए। हाउ कैन रशिया, तब से तो बात चल रही है, कोई टेबल पे आ ही नहीं सकता। अभी रशिया की कंडीशन, रशिया ने कंडीशन ही ऐसी रखी है कि उसमें कभी भी वो या तो वो तैयार एक्सेप्ट करे, और एक्सेप्ट इन द सेंस कि रशिया तभी शांत होगा जब ये गवर्नमेंट, जेलेंस्की गवर्नमेंट वहां से खत्म हो जाएगी। तब तक रशिया रुकने वाला नहीं है। रशिया की जो पहले दिन 3 कंडीशन जो रखी थी, जो टेबल टॉक जो चल रही थी, उसमें रखा था कि क्रीमिया को रिकॉग्नाइज करे पार्ट ऑफ रशिया, डॉनबास रीजन को जो गणराज्य घोषित करे, जो 2 लुहांस्क और डोनेत्स्क को आजाद किया है, पूरे यूक्रेन को डिमिलिटराइज करें, वहां का जो मिलिट्री या सुरक्षा की जिम्मेदारी रशिया के हाथ में हो, और नाटो ना ज्वाइन करे। और तीनों कंडीशंस के लिए यूक्रेन तैयार नहीं है, जेलेंस्की तैयार नहीं है। तो वहां पर जेलेंस्की को हटाकर जब तक प्रो रशियन गवर्नमेंट नहीं आएगी, ये युद्ध नहीं रुकने वाला। दैट इज द स्टेट। तो दैट इज व्हाई आई सेड कि जेलेंस्की जो है, अभी एक तरह से मैं ये कहूंगा कि यदि मानवता की रक्षा करनी है, वहां के लोगों की रक्षा करनी है, तो उनको रुक जाना चाहिए, सरेंडर कर जाना चाहिए। दे शुड नॉट फाइट इट आउट। दूसरा, ये अभी यूरोपियन यूनियन के लिए एप्लीकेशन डाल दिए। यूरोपियन यूनियन, दैट मीन्स अगेन आप रशिया को उकसा रहे हैं कि हम अभी भी आपके मतलब जो आप कंडीशन है, हम उनके खिलाफ ही जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि मानवता की या वहां की जनता की चिंता किसी को नहीं है। जनता को हथियार बांट दिए हैं सो दैट कल को वहां पर काइंड ऑफ यू कैन से एक इंसर्जेंसी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट फैल जाए, और वहां की कंडीशन ऐसी हो जाए जैसे अफगानिस्तान की। तो सब अपना अपना जो पर्सनल स्टेटस है,
अपने उसकी चिंता कर रहे हैं, बाकी आम जनता की चिंता नहीं है किसी को भी। रशिया को ऑफकोर्स अपने देश की चिंता थी, जिस चिंता को लेते हुए उसने ये अटैक कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि आप इस राष्ट्रवाद के चलते किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं। ये दोनों देशों का जो ये लड़ाई है, ये दर्शाता है कि रशिया ने अपने देश की, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए या अपने वहां पे दुश्मन ना आ जाए तो एक दूसरे देश पे हमला कर दिया। दूसरा देश जो है वो सिर्फ अपनी इस जिद के कारण कि मैं नाटो का मेंबर बनना चाहता हूँ, मैं रशिया के किसी इन्फ्लुएंस में नहीं रहना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी जनता को, अपने देश की सरजमी को तबाह करा लिया है। जबकि ये दोनों देश एक जमाने में एक ही होते थे, वहाँ की पॉपुलेशन एक है, वहाँ की कल्चर एक है, लैंग्वेज ऑलमोस्ट जो है मिलती जुलती है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। उसके बावजूद भी वहाँ पे इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया, और ये क्रिएट किया गया है अमेरिका और नाटो कंट्रीज के द्वारा कि वहां एंटी रशियन गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया और वहां पर यूरोपीय यूनियन और नाटो को ज्वाइन करने की एक मुहिम चलाई गई। तो ये सबके लिए ये सारे जो विलेन हैं। बिल्कुल। राजेश जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आज यूक्रेन और रूस के बीच दूसरे दौर की बातचीत है। पहले दौर में क्या हुआ था और दूसरे दौर की बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, पहले दौर में भी बातचीत का मुख्य विषय जो है यही था कि यूक्रेन जो है नाटो से अपनी वो सदस्यता के विचार को छोड़े, यूरोपियन यूनियन को लेके, और जो डोनबास्क रीजन जहां अब रूस ने जिसको मान्यता दे दी है वो यूक्रेन उसे अलग देश के रूप में मान्यता दे। यूक्रेन के लिए डोनबास्क रीजन को यूक्रेन से अलग सत्ता केंद्र के रूप में मान्यता देना संभव नहीं है। तो बातचीत के टेबल पे अभी तो जो आज भी बातचीत हो रही है पोलैंड में, उस बातचीत का कोई हल नहीं निकल सकता, क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो अमेरिकन राष्ट्रपति ने पुतिन के लिए किया, पुतिन तानाशाह है, लेकिन अभी युद्ध के मैदान में उसको और भड़काने के बजाय जो है शांति की दिशा में बात होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की भाषा, जिस तरह की लैंग्वेज में अमेरिका की सत्तातंत्र बात कर रही है, उससे पुतिन जो है का तंत्र और ज्यादा दबाव बनाएगा, और ज्यादा यूक्रेन में ऑफेंसिव होगा। तो अभी तो मुझे जो है कोई बातचीत का हल निकलता नहीं दिखता, और बातचीत कई राउंड चलने के बाद भी जब तक यूक्रेन का सत्तातंत्र ये बात नहीं समझेगा कि वो वेस्ट के भाषा में बात करने के बजाय वो ये समझे कि रूस उसका एक पड़ोसी है, और अंततः इस मुद्दे को दोनों को आपस में हल करना है। वेस्ट के विचार से देखना बंद करे, वेस्ट के देशों से अलग सोचे यूक्रेन, और अपनी मानवता, अपने देश के लोगों के हितों में सोचते हुए रूस के साथ बात करे तो शायद कोई हल हो सकता है। लेकिन जिस डोनबास्क रीजन को रूस ने मान्यता दे दी है, उसे यूक्रेन के द्वारा छोड़ना ये भी एक बहुत आसान कदम नहीं होगा, क्योंकि वैसी स्थिति में यूक्रेन का सत्तातंत्र कैसे अपनी जनता को सेटिस्फाइड कर देगा, तो बहुत ही उलझ गया मामला, और अभी तो जो है बातचीत से इसका हल नहीं दिखता मुझे। बिल्कुल। अमरदीप सर, आप कितने सहमत हैं? मैं राजेश भारती से, क्योंकि बातचीत से खत्म नहीं होने वाला जब तक रशियन फोर्सेस जो है पूरे इस पे सत्ता पर, यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर लेंगे। उसके अलावा ये अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जेलेंस्की झुकने वाला नहीं है, रशिया रुकने वाला नहीं है। तो अल्टीमेटली जेलेंस्की कितने दिनों तक सस्टेन करेगा ये देखने वाली बात है। दैट्स इट, कि रशिया कब तक अपने आप को इस कंट्रोल में रखेगी, पूरी ताकत का इस्तेमाल ना करे, और वो धीरे धीरे करके इसको खत्म ही कर देगा। या फिर एक और तरीका है रशिया के पास कि वो कोई बड़ा धमाका करे और इसको सीधे कैप्चर कर ले, या अपनी कमांडो फोर्स ले जाके सीधे जेलेंस्की को पकड़े और वहां की गवर्नमेंट पे काबिज हो जाए, और जैसे ही वो कब्जा होगा फिर अल्टीमेटली जो है उनके सोल्जर्स को भी सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते, उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये किसी बातचीत से सोल्यूशन होगा। बातचीत से सोल्यूशन होगा कि जो है यूक्रेन की गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया इन फ्रंट ऑफ रशिया, उसी से सॉल्व हो सकता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी ये चर्चा रही। आप दोनों ने समय निकालकर हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पर आज बातचीत कर रहे थे यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले
में जो 7वें दिन भी जारी है। खार्किव समेत कई प्रमुख शहरों को इसमें निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ पर 24 घंटे में हमलों को कम से कम 21 लोग इसमें मारे गए हैं और 212 लोग घायल हुए हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह निकलकर सामने आता है कि बाइडेन ने एक चेतावनी यहाँ पर जारी की है, जिसमें रूस को कहीं ना कहीं धमकाते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि अगर ये युद्ध नहीं रुका या यूक्रेन के साथ बातचीत नहीं की गई सही तरीके से तो कई तरह के प्रतिबंध यहाँ पर लगाए जाएंगे। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि रूस अपने आप में एक सक्षम देश रहा है, हमेशा से उसने अपना सब कुछ अच्छा यहाँ पर किया है, चाहे वेपन्स हो, आर्थिक चीजें रही हो या व्यवसाय रहा हो। अब उसको किसी चीज की जब जरूरत नहीं है तो प्रतिबंधों का कितना असर पड़ेगा और बाइडेन क्या करना चाहते हैं, बाइडेन की क्या रणनीति है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।